श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम एजिंग के बारे में जो बात करते आ रहे हैं, आज हम एजिंग की बात करेंगे बोन्स के बारे में, ज्वाइंट्स के बारे में, हड्डियों के बारे में, अस्थियों उपास्थियों के बारे में, उनके आपस की कनेक्टिविटी के बारे में। तो स्वामी जी, अगर हम अपने शरीर की बोन और ज्वाइंट्स को देखें तो स्वामी जी, हमारे शरीर में जितने बोन्स हैं वो पूरे शरीर को स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देते ही हैं। जो ताना बाना है शरीर का वो इन बोन्स की वजह से ही आता है। 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में होती हैं और इनका वजन देखें तो लगभग स्वामी जी 2 किलो से लेके 3.5 किलो तक होता है। डिपेंड करता है कि कौन कितना मस्कुलर है, कितना उनका वजन है। पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा होता है, महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, पर लगभग 2 से 3.5 किलो तक हमारी हड्डियों का वजन है और 206 हड्डियाँ हमारे शरीर में हैं। ये हमारे शरीर को फ्रेम करती हैं और जो हमारा पोस्चर है, जो हमारा चलने का तरीका है, ये हड्डियाँ ही तय करती हैं। और जो ज्वाइंट्स हैं, जहाँ 2 हड्डियाँ आपस में मिलें वो एक ज्वाइंट बन जाता है। ऐसे ज्वाइंट्स देखें तो स्वामी जी लगभग 360 ज्वाइंट्स हमारे शरीर के अंदर हैं। 360 ज्वाइंट्स हमारे पूरे शरीर को मोबिलिटी देते हैं या फिर स्टेबिलिटी देते हैं। और इनका जो पूरा प्रोसेस है वो उम्र के साथ साथ भी चेंज होता रहता ही है। पर अगर आज हम देखें जो बोन्स के टाइप्स हैं और जो ज्वाइंट्स के टाइप हैं वो कौन कौन से हैं, तो हड्डियों को आप समझिए क्लासीफाई करें तो लगभग 5 टाइप की हड्डियां हमारे शरीर में हो सकती हैं। वो फ्लैट बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, इरेगुलर बोन्स हैं, सियामोइड बोन्स हैं या फिर शॉर्ट बोन्स हैं। और ज्वाइंट्स की बात करें स्वामी जी, एक तो ऐसे ज्वाइंट जो फिक्स्ड हैं, जैसे हमारे सिर में, खोपड़ी में जो हड्डियों के जोड़ हैं वो फिक्स्ड हैं, वो आपस में ऐसे फिक्स रहते हैं और बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं हैं। फिर दूसरे स्वामी जी हिलने वाले ज्वाइंट्स हैं, जैसे हमारी कोहनी का जोड़ है जिसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है, दरवाजे की तरह काम करता है। और जो तीसरा है स्वामी जी वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जैसे जो कि हमारे कंधे के या फिर कूल्हे के जोड़ हैं, जो लगभग हर तरफ घूम सकते हैं। एक सॉकेट के अंदर जैसे बॉल घूमती है स्वामी जी, वैसे होते हैं। कल रात स्वामी जी मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो इसका हिंदी में नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा, कंदुक खल्लिका संधि। तो मुझे बड़ा सही लगा सुन के कि कंदुक मतलब गेंद, खल्लिका मतलब एक कैविटी, और उसके अंदर जो ज्वाइंट बन रहा है, जो संधि बन रही है, वो एक पूरे मूवमेंट को दर्शाती है कि कितने आसानी से ये एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर स्लाइड कर सकती है और आपस में कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो स्वामी जी हड्डियों के और ज्वाइंट्स के जो काम हैं, बोन्स के जो मेन काम सपोर्ट और प्रोटेक्शन के अलावा स्वामी जी मिनरल का स्टोरेज भी है। हमारे अंदर कैल्शियम का जितना भी बैंक है वो स्वामी जी बोन्स के अंदर रहता है। इसके साथ साथ ये ब्लड के सेल्स को भी बनाते हैं। इनके अंदर मैरो होता है जहाँ पे आरबीसीज बनती हैं, डब्ल्यूबीसीज बनती हैं, हार्मोन भी इन्हीं के अंदर बनते हैं, साउंड का ट्रांसमिशन भी इन्हीं बोन्स के थ्रू होता है और फैट का स्टोरेज भी स्वामी जी कुछ बोन्स किया करते हैं। ज्वाइंट्स में देखें स्वामी जी मूवमेंट के अलावा शॉक एब्जॉर्प्शन का काम भी यही है और हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो उनके चारों तरफ तना रहता है और हमारा पूरा शरीर हेल्दी और हैप्पी ज्वाइंट्स की वजह से रहता है। तो स्वामी जी एजिंग की वजह से इन बोन्स में कौन से चेंज आते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। स्वामी जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियों का जो वजन है और डेंसिटी है, जो उनका घनत्व है, वो स्वामी जी कम होने लगता है। और इसका एक प्राइमरी कारण है बोन के अंदर कैल्शियम का कम होना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है स्वामी जी हमारे शरीर से कैल्शियम और काफ़ी सारे मिनरल्स भी कम होने लगते हैं और जिसकी वजह से स्वामी जी हड्डियाँ छोटी होने लगती हैं। आप देखेंगे स्वामी जी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोगों की हाइट भी थोड़ी सी कम होने लगती है क्योंकि बोन के अंदर कंडेंसेशंस आने शुरू हो जाते हैं। जो उनकी लंबाई है, जो उनका ट्रंक है स्वामी जी, वो कम हो जाता है, हड्डियाँ पतली हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, जो एजिंग की वजह से स्वामी जी लिंक्ड होता है। और ये जो हमारे अच्छे क्वालिटी के फैटी एसिड्स हैं, चाहे वो गाय के घी से आ रहे हों या फिर नारियल के तेल से आ रहे हों, वो स्वामी जी इस सिम्टम को भी मेंटेन करके रखते हैं। हाँ, देखो हमने गाय का घी भी पी लिया, नारियल का तेल भी पी लिया। ये गाय का घी 1 चम्मच पीना, नारियल का तेल या गाय का घी या बादाम रोगन या तिल का तेल, ये अभी हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया। अब देखो, अब ये बादाम रोगन है, बादाम रोगन हो या ये जो है शरबत हो। अब ये शरबत जो पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं 50 रुपये ज़्यादा सस्ता और करोड़ों वर्ष पुराने आयुर्वेद के फार्मूलेशन से तैयार किया। एक बार जोरदार अभिनंदन। और डायबिटीज़ वालों के लिए भी है ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी है। डायबिटीज़ वाले सोचते हैं उनको तो ये मिठास से अब वो दूर ही रहना पड़ेगा, वो बेचारे ऐसे टकटकी लगा करके और ऐसे बेबस से, लाचार से ऐसे ताकते ही रह जाते हैं कि हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। उनके लिए भी बना दिया।
और बेल से लेकर के ब्राह्मी से लेकर के सारे फिर ड्रिंक्स भी बना दिए। तो हमने तो ये जो गोघृत पान है ना, ये तो सबको 1 चम्मच ले लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं फिर, हाँ। जैसे मैंने अभी आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन शहद पिया, और ये जो डेली का जैसे मैंने कहा ना, एक बार का सुबह आयुष्मान जलपान हो गया ये। फिर इसमें थोड़ा सा कोलेजन प्राश और ये और ले लेंगे हम ऊपर से, कोलेजन प्राश, बच्चों के लिए बाल प्राश, और सर्दियों में जैसे हम च्यवनप्राश खाते थे ऐसे अमृत रसायन। डॉक्टर साहब आप अपना कंटिन्यू करो। तो जॉइंट्स के बीच में जो गैप है स्वामी जी, अगर वो कम होना शुरू हो जाता है तो फिर जॉइंट्स की भी दिक्कत बढ़ती हैं, और एजिंग के दौरान स्वामी जी ये भी होता है। तो सही मात्रा में अच्छी वसा, चाहे वो एक गाय के घी से आ रही हो, नारियल के तेल से आ रही हो, तिल के तेल से आ रही हो, अगर वो सही मात्रा में हमारे शरीर में पहुँचती हैं तो हमारी हड्डियाँ, उनके जॉइंट्स स्मूथ होने रहते हैं, उनके बीच में स्वामी जी दिक्कत नहीं आती है। अब हम ये देखें जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं स्वामी जी, हड्डियों के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक है ऑस्टियोब्लास्ट और एक है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का काम होता है नए बोन के टिश्यू को बनाना। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। हड्डियों का ढांचा, इसको हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। हाँ, अंग्रेजी में थोड़ा सा नाम जटिल सा है, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र कंगाल हुआ कैसे? हाँ, तो वो ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का जो इम्बैलेंस है, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन के लिए जो जिम्मेदार है, वो गड़बड़ हुआ। और वो गड़बड़ इसलिए हुआ कि हमने अपनी दिनचर्या, अपनी सनातन जीवन पद्धति, अपना खान पान छोड़ करके उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दिया। और एक तंत्र ही नहीं, स्केलेटन सिस्टम के अलावा पूरा तंत्र हमारा, पूरा ताना बाना गड़बड़ा गया, हमारा ना गड़बड़ा। इसलिए हम तो ये रोज़ ये कार्यक्रम कर लेते हैं। कोलेजन प्राश से अपने कोलेजन को, हम च्यवनप्राश से, अमृत प्राश से या बालक प्राश से अपनी पूरी इम्यूनिटी को, लॉन्गेविटी को, पूरे शरीर तंत्र को अच्छा कर लेते हैं जी। हाँ स्वामी जी, तो ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट का जो अनुपात है, ब्लास्ट स्वामी जी नए सेल्स बनाते हैं, क्लास्ट पहले को तोड़ के उनका रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। उम्र के साथ स्वामी जी एजिंग जब हो रही होती है तो ये अनुपात खराब हो जाता है और ऑस्टियोब्लास्ट का लेवल कम हो जाता है और ऑस्टियोक्लास्ट का लेवल बढ़ जाता है। तो जिस स्पीड से बोन बननी चाहिए वो स्वामी जी कम हो जाती है, बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और उसके अंदर स्वामी जी इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, TNF अल्फा, IL-1 बीटा और IL-6, इन तीनों के लेवल स्वामी जी बोन के अंदर भी बढ़ जाते हैं और जो एजिंग के साथ डायरेक्टली लिंक होते हैं। और उसकी वजह से स्वामी जी आप देख रहे हैं जो हमारा हेल्दी जॉइंट है जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो स्वामी जी डैमेज जॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो आपस में 2 बोन्स हैं वो रगड़ खाने लगती हैं और उनके बीच की जो कार्टिलेज है वो स्वामी जी खिंचनी शुरू हो जाती है। ये एजिंग की वजह से भी होता है और उसके स्वामी जी डिजनरेटिव चेंजेस भी होते हैं। तो एजिंग के जो 3 बड़ी बीमारियां हैं जो उम्र के साथ हड्डियों की बीमारी के तौर पर दिखाई देते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ डिजनरेटिव चेंज बोन और जॉइंट में आते हैं, रूमेटाइड अर्थराइटिस जहाँ स्वामी जी इन्फ्लेमेशन की वजह से जॉइंट खराब होने लगता है, और ऑस्टियोपोरोसिस जहाँ बोन के अंदर कैल्शियम की कमी से वो स्वामी जी बोन्स भुरभुरी हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, उनके अंदर बेंडिंग होने लगती है, जल्दी टूट जाती हैं और पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर भी खराब होने लगता है। तो ये सब स्वामी जी एजिंग के अपने अपने कारण हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब हम बात करें तो जो आपस में 2 हड्डियां रगड़ने लगती हैं, जो जॉइंट के बीच का गैप कम हो जाता है स्वामी जी, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और जो हड्डियों के ऊपर कवरिंग है कार्टिलेज की, जिसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं स्वामी जी, उसके अंदर डिजनरेशन आने शुरू हो जाते हैं और वो शुरुआत होती है एज डिपेंडेंट चेंजेस की। आज स्वामी जी हम यही देखेंगे कि कैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज की जो सेल्स हैं अगर हम उन्हें लैब के अंदर ग्रो करें, उनको हम एक स्फेरॉइड में कन्वर्ट करें और उनके अंदर हम इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करें जो एजिंग के दौरान भी होता है, तो क्या हम ऑर्थोग्रिड से उस सिचुएशन को रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन की वजह से पैदा हुए चेंजेस को क्या स्वामी जी हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो एजिंग, इन्फ्लेमेशन और सेलुलर इम्यूनिटी का स्वामी जी एक अच्छा कॉम्बिनेशन आज हम देखेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें स्वामी जी, जो हेल्दी जॉइंट्स हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं जहां अलग अलग ग्रोथ फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं और वो जो पूरा सिचुएशन है वो हेल्दी तरीके से मेंटेन रहता है। राइट हैंड साइड में हम जो देख रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जहां पर प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आते हैं और जो सेल्स हैं वहाँ पर स्वामी जी उनका बैलेंस शिफ्ट हो जाता है, कैटाबॉलिज्म की तरफ ज़्यादा, एनाबॉलिज्म की तरफ कम, और उसकी वजह से स्वामी जी इन्फ्लेमेशन का शुरुआत हो जाता है, एजिंग का शुरुआत हो जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस
एंसेफेलाइटिस की एक चरम सीमा तक वो बीमारी पहुंच जाती है। स्वामी जी, अगर हम इसमें देखें, हमने ऑर्थोग्रिड के ऊपर बहुत सारा काम किया और देखा कि अगर जो एजिंग है बोन्स की या जॉइंट्स की या उसके अपने कॉम्बिनेशंस की, तो स्वामी जी वहाँ ऑर्थोग्रिड कैसे काम करता है। तो ऑर्थोग्रिड की जो नेचुरल अकरिंग कंपाउंड हैं, नेचुरली पैक्ड ड्रग्स हैं, वो स्वामी जी हमने देखे, जो हम HPLC से नाप पाते हैं कि हर एक औषधि के अंदर कितने कितने कंपोनेंट हैं, और एक एक पीक जो हम देख रहे हैं वो हम बता रही है कि ऑर्थोग्रिड के अंदर ये कंपाउंड नेचुरली पैक्ड है। इसके ऊपर स्वामी जी हमने काम करना शुरू किया। हमने ह्यूमन नी सेल्स को आइसोलेट किया, आर्टिकुलर कॉन्ड्रोसाइट्स को लिया स्वामी जी, और उनको ग्रो करना शुरू किया। हम जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं वो लगभग 300 सेल से लेके लगभग 20,000 सेल तक हम गए। 3 दिन से लेकर स्वामी जी 9 दिन तक गए, और हमने पाया कि अगर हम 10,000 सेल्स को सीड करते हैं तो 9 दिन के अंदर ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और वो जो स्ट्रक्चर है वो स्वामी जी अब ये बताता है कि एक अच्छा एक मॉडल तैयार हो जाता है, एक सेलुलर मॉडल तैयार हो जाता है, हम जिस पे ड्रग को टेस्ट कर सकते हैं और बीमारी को इंड्यूस कर सकते हैं। तो स्वामी जी ये सेल बायोलॉजी की एक बहुत ही एडवांस टेक्निक्स हैं, हम जिसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हम ऑर्थोग्रिड को इन सेल्स को देते हैं तो ऑर्थोग्रिड्स को कैसे टॉलरेट करता है, ऑर्थोग्रिड की टॉलरेंस कितनी है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। और अगर हम इन्फ्लेमेशन दें, सूजन पैदा करें, स्वामी जी TNF अल्फा जैसे साइटोकाइन से इन्फ्लेमेशन पैदा करें, तो हमने देखा स्वामी जी कि TNF अल्फा की वजह से इन सेल्स की वायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और ऑर्थोग्रिड एज सच स्वामी जी कोई भी चेंज नहीं करता है, मतलब ऑर्थोग्रिड अगर अकेले हम दे रहे हैं तो ये सेल्स हमको अच्छे से एक्सेप्ट करके रखते हैं, इनकी बायोबिलिटी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है। पर स्वामी जी अगर हम को एक्सपेरिमेंट करें, मतलब कि इन्फ्लेमेशन पहले पैदा करें और उसके बाद दवाई देना शुरू करें, तो स्वामी जी चेंजेस बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। हमने पहली बार ये देखा कि इन सेल्स के अंदर जब हम TNF अल्फा और IL-1 बीटा को एक साथ देके इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कर रहे हैं और जिसकी वजह से सेल्स मर रहे हैं, जब हम स्वामी जी ऑर्थोग्रिड दे रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। और इसके साथ अगर हम पैरेलल में कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर सिंथेटिक वर्ड के स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल करें तो स्वामी जी उससे भी रिकवरी दिखाई देती है। पर जो रेस्पॉन्स हमें स्वामी जी ऑर्थोग्रिड का दिखाई देता है वो उसके मुकाबले हमें सुपीरियर दिखाई देता है, और स्वामी जी उसके मुकाबले बहुत सेफ दिखाई देता है। तो जहाँ हम बात करते हैं कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो सिंथेटिक वर्ड के काउंटर पार्ट्स को कैसे मीट या बीट करती हैं, ये स्वामी जी उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने देखा कि इन सेल्स के अंदर जो बीमारियों के मूल कारक हैं, चाहे वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंड्यूस करती है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो, स्वामी जी हर एक सेल के अंदर जो उसका पावर हाउस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक मेम्ब्रेन है, उसका एक वातावरण है, उसके ऊपर स्वामी जी एक स्पेसिफिक चार्ज है, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। स्वामी जी अगर हम उसको भी नापें, ऊर्जा के उस सूक्ष्म धरातल तक भी पहुँचें एक सेल के अंदर, स्वामी जी जब वो मॉडिफाई होना शुरू होता है तो बीमारियां उससे शुरू होती हैं। इन्फ्लेमेशन का स्वामी जी उससे डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। हमने वो भी नापा और पाया कि इन्फ्लेमेशन की वजह से वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम हो गया था, और वो कम हुआ मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्वामी जी ऑर्थोग्रिड के ट्रीटमेंट से वापस ठीक होना शुरू हो गया, और डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी में अच्छे चेंजेस देखने को मिले। उसके बाद हमने देखा कि जो बीमारियां पैदा हो रही थी, जिन कारण की वजह से हमें दिख रहा था कि कैसे वो जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं उनके चेंजेस आते हैं, स्वामी जी हमने वो भी स्टेन किए, और एग्रीकेंस जो स्वामी जी बीमारी के बड़े कारक हैं उनका लेवल भी हमें इसकी वजह से ठीक होता हुआ दिखा। इन सबको स्वामी जी हम जीन लेवल पर भी चेक कर सकते हैं, प्रोटीन लेवल पर भी चेक कर सकते हैं। हमने वो सब देखे और पाया कि जो भी उसका रूट कॉज था वो अच्छा होता हुआ दिखाई दिया। पर जैसे स्वामी जी आप हमें बार बार कहते हैं कि एक बीमारी का जो रूट कॉज है वो है स्लो इन्फ्लेमेशन। अगर स्लो इन्फ्लेमेशन बना रहता है हमारे शरीर में तो लगभग उससे सब बीमारियां पैदा होती हैं। तो स्वामी जी हमने इन्फ्लेमेटरी चेंजेस के इन्फ्लेमेशन का भी कॉज देखा, और देखा TNF अल्फा और IL-1 बीटा के इन्फ्लेमेशन की वजह से जो दूसरे साइटोकाइन है स्वामी जी वो बढ़ गए थे। इंटरल्यूकिन 6 IL-6 का लेवल ही बढ़ गया था। और आप देख रहे हैं स्वामी जी राइट हैंड साइड पे कि जो ट्रीटमेंट इफेक्ट हमें ऑर्थोग्रिड का यहाँ दिखाई दे रहा है वो स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारी सब औषधियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी हैं और इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल करती हैं। इन पैरामीटर्स आप देखें स्वामी जी डेक्सामेथासोन का रिस्पॉन्स थोड़ा हल्का सा दिखाई देता है, पर जो ऑर्थोग्रिड का
रिस्पॉन्स है वो स्वामी जी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त तौर पे हमें दिखाई देता है। इसके जो और कारण थे, जो अलग अलग जीन एक्सप्रेशन थे, चाहे वो JAK2 सिग्नलिंग हो या COX2 सिग्नलिंग हो, उन सबको हमने नापा स्वामी जी, और जीन लेवल पे भी जो हमें चेंज दिखाई दिए वो भी बहुत अच्छे वाले दिखाई दिए। स्वामी जी मैं इन सबको स्विच करके क्विकली जाता हूँ कुछ नए डेटा पे जो हमने सी एलिगेंस के अंदर देखे थे। हमने स्वामी जी सी एलिगेंस के अंदर जो छोटे से वर्म है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस किया, और इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वामी जी उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। तो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट बन जाता है। हमने स्वामी जी वो देखा, और आप देखेंगे ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्वामी जी चलते हुए सी एलिगेंस लेफ्ट हैंड साइड पे, ये इनका नॉर्मल पैटर्न है जिसके ऊपर अनट्रीटेड लिखा हुआ है। ये सांप की तरह सीधे सीधे चलते जा रहे हैं। स्वामी जी दूसरे वाले जो ब्लॉक है आप उसमें देखिए जहाँ हमने इन्फ्लेमेशन इंड्यूस किया है, इन एनिमल के अंदर स्वामी जी जो सूजन है उसकी वजह से इनके चलने का तरीका बढ़ जाता है, इनकी पूंछ है वो घूम के साइड में आ जाती है, जिसकी वजह से स्वामी जी इसको हम ओमेगा टर्न कहते हैं। और ओमेगा टर्न स्वामी जी ये बताती हैं कि ये एनिमल्स इस तरीके से इंड्यूस्ड हैं। और स्वामी जी जब हम इन्फ्लेमेशन के बाद इंड्यूस करने के बाद इनको ऑर्थोग्रेड देते हैं तो आप देखें स्वामी जी इनकी गति वापस लौट के वैसी हो जाती है जैसे कि नॉर्मली अनट्रीटेड वर्म्स की है। तो स्वामी जी सामने जो तीनों छोटे छोटे वीडियो दिखाई दे रहे हैं ये हमें दिखा रहे हैं कि ऑर्थोग्रिड के अंदर इंडीड ऐसी कैपेबिलिटी है जो इन वर्म्स की प्रोफाइल को चेंज कर देती है, और जो इनका लोकोमोटर बिहेवियर है, जो इनका चलने का तरीका है, जो इनके स्ट्रेस को दर्शाता है, वो स्वामी जी इसकी वजह से ठीक होने लगती है। ये जो फाइंडिंग है ये बता रहे हैं कि हम इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट कर रहे हैं, और ऑर्थोग्रिड ऐसे एक इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट कर रहा है जिसकी वजह से बोन के ज्वाइंट में और कार्टिलेज में स्वामी जी डीजनरेशन होते हैं। इनको स्वामी जी हम क्वान्टिफाई करें तो ऐसा दिखाई देता है। पर इसके साथ साथ जो लास्ट डेटा है स्वामी जी वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का है, और हमने देखा कि ये जो फाइंडिंग्स हैं ये स्वामी जी हम बता रहे हैं कि इन औषधियों का एज के साथ लिंक्ड इन विट्रो बायोलॉजी के रेस्पॉन्स और एज के साथ लिंक्ड सी एलिगेंस इन विवो बायोलॉजी के रेस्पॉन्स स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और ये फाइंडिंग अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं कि एजिंग के जो भी एडवर्स इफेक्ट हैं, एजिंग की वजह से जो चेंजेस हैं वो स्वामी जी हम ऑर्थोग्रिड से रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और बोन के अंदर की जो सिचुएशन स्वामी जी वो भी काबू किए जा सकते हैं। पहली बार मेडिकल साइंस में डीजनरेट हुए बोन्स को, कार्टिलेज को रिजुविनेट कर सकते हैं। अलग अलग पहलू से हम इन चीज़ों को पूरे वैज्ञानिक तथ्यों के साथ प्रमाणित कर रहे हैं कि किस प्रकार से डीजनरेट हुए कार्टिलेज को रिजुविनेट कर सकते हैं। लोगों में एक भ्रांति है कि एक बार कार्टिलेज घिस गए तो ज़िंदगी भर घिसे ही रहेंगे। एक बार लीवर, किडनी, पेनक्रियास, थायराइड के, लंग के, हार्ट के, ब्रेन के सेल डीजनरेट हो गए तो ज़िंदगी भर हो ही रहेंगे। एक बार ब्रेन ट्यूमर हो गया तो बस फिर तो मरना ही पड़ेगा। एक बार कैंसर हो गया तो पहले रेडिएशन, कीमो और ऑपरेशन, और उसके बाद मौत। नहीं, ये सारे चक्रव्यूह को आप ख़त्म कर सकते हो और इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हो। वो काम हमारे साइंटिस्टों ने करके दिखाया, इसके लिए इनके लिए ज़ोरदार अभिनंदन है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में हमारे सैकड़ों साइंटिस्टों की, डॉक्टरों की टीम है जो करोड़ों वर्षों पुराने अपनी ऋषियों की विरासत को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।